बॉम्बे प्रेसिडेंसी तैयार करके वहां पे इंडिपेंडेंटली रूल करना चालू कर दिया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ब्रिटिशर्स इंडिया के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नहीं छेड़ेंगे। और इसी के पैरेलली क्योंकि इंडियंस को एजुकेशन मिलना चालू हो गया था, तो इंडियंस को यह बात पता चल गई थी कि पॉलिटिकली साउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडियंस ने ये डिसीजन लिया था कि वो भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो कि ब्रिटिशर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, वो मिलते हैं दादा भाई नौरोजी, गिनसाओ वाचा और कमेश चंद्र से, और टोटल 72 मेंबर्स के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जो इंडिया का भविष्य लिखने वाली थी। और ये पॉलिटिकल पार्टी होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। Millions greet Mr. UN Diba, President of India's Congress Party. The occasion, the 61st annual Congress of the party which campaigned for... पर शुरुआती दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पेटिशंस और रिक्वेस्ट डाला करते थे अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स के पास। और उस समय इंडिया में पॉवर्टी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, तो यहाँ के कुछ लीडर्स ने यह भी डिसीजन लिया कि आईएनसी को छोड़ के ब्रिटिश क्राउन को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 1907 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था, आगे आप लोग को पता चलेगा, तो लाल बाल पाल ये तीनों ट्रायो की जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंट्री होती है, तो वहां से इनका आइडियोलॉजी बदल जाता है। और उन्हें यह आइडिया लग गया था कि अगर इंडिया में रूल करना है तो डिवाइड एंड पॉलिसी को अपनाना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो 1901 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने यह डिसीजन लिया कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाएगा। इसी के कारण 1905 से लेकर 1911 तक काफ़ी ज़्यादा बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रही थी। और ब्रिटिशर्स को यह बात पता चल चुकी थी कि आज़ादी की भावना बंगाल से उठ रही है, और इसके कारण ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ सकता है। इसी को काउंटर करने के लिए 1906 में ब्रिटिश की सपोर्ट से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई जाती है, जहाँ पे मुस्लिम पीपल अपने इंटरेस्ट को सामने वाले के पास रखने के लिए ये पार्टी बनाई है, और वो अपने प्रॉब्लम को ब्रिटिशर्स को एक्सप्रेस करेंगे ताकि उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। इन सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कलकत्ता में था, वो सारा दिल्ली शिफ्ट हो गया। अगर इसे आपको डिटेल में समझना है तो इस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। ब्रिटिशर्स के लाख कोशिशों के बावजूद भी इस प्रोटेस्ट ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को टाल दिया। लेकिन 1914 में पहला वर्ल्ड वार चालू हो गया, और ब्रिटिशर्स इसमें इंडिया को ना चाहते हुए भी घसीट दिए। 1917 में मोंटागू एक्ट के तहत इंडिया को यह एश्योरेंस दी गई कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन दी जाएगी। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इन्हें कुछ छूट तो दी गई, लेकिन पूरी छूट नहीं दी गई। इसीलिए जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने रावलाट एक्ट लगाकर बिना किसी कारण के बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को डायरेक्ट जेल में डालना चालू कर दिया, बिना किसी ट्रायल के। इसी के साथ 1919 में अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, जहां पे जनरल डायर ने इंडियंस को खुलेआम गोलियों से भून दिया। और इसके कारण 1920 में इंडिया नेशनल कांग्रेस के अंदर एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना चालू कर देते हैं और डिमांड करते हैं कि पूर्ण स्वराज मिले ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले ब्रिटिशर्स से। Here he is at last, the mystery man of India. Our first glimpse as the Rajputana came alongside at Marseille. ये 2 साल तक चलता है, और इंडिया नेशनल कांग्रेस से सेपरेट होकर मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, वो अपनी पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज्य पार्टी। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन भी खेलते हैं, और उसमें वो 40 सीटें जीत जाते हैं, और उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन ब्रिटिशर्स इस स्वराज्य पार्टी को 1927 में डिसॉल्व कर देते हैं। इसी के पैरेलल 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी इंडिया के अंदर चालू था, जो कि स्पेशली मुस्लिम्स पीपल कर रहे थे। तो गांधी जी ने भी इसका सपोर्ट किया, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को दर्शा रहा था। लेकिन 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, जहां पे 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था, वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग वायलेंस का रास्ता अपना रहे हैं, और गांधी जी नॉन वायलेंस पे चलते थे। और उसी समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वहां के लोकल लोगों में ये सेंटीमेंट डालना चालू किया कि वो अनसेफ है, और यही सेंटीमेंट बाद में चलकर पाकिस्तान के जैसा एक बड़ा देश बनाता है। पूरे हिंदुस्तान के लिए इसकी जो भी नुकसान है वो
अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के लिए तजवीज सख्त तबाहकुन साबित होगी। इससे इनकी कोई मुश्किल हल होने के बजाय मजीद मुश्किलातें पैदा हो जाएंगी। अव्वल तो पाकिस्तान का लफ्ज़ मेरे नजदीक इस्लामी तस्वुरात के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम रोज़ ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। 1930 में दांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च जैसे बड़े यात्राएं निकाले गए और इस यात्रा में बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट जेल में डाल दिया। इनफैक्ट गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण गांधी जी को छोड़ना पड़ा और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जहां पे ये डिसीजन लिया गया कि बहुत सारे प्रिजनर को छोड़ दिया जाएगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि उस समय की पॉलिटिकल पार्टी है, उनको ब्रिटिशर्स के सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में भी मौका दिया जाएगा। लेकिन समय के साथ उनको ये मौका नहीं दिया गया, तो लोगों के अंदर और भावना उमड़ने लगी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और इसके तहत 1937 में फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन करवाई गई और कांग्रेस ने 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस जीतकर अपना सरकार बना दिया, जहां पे टोटल सीट 706 जीते। वहीं पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से हुई थी, उन्होंने 100 से ऊपर सीट जीता। लेकिन उस समय कुछ लोगों के अंदर यह सेंटिमेंट डाला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है और ये हिंदू राष्ट्र की ओर घोषित करेगी और उन्हें अपना एक सेपरेट कंट्री चाहिए, क्योंकि मुगल्स ने ऑलरेडी हिंदुस्तान के ऊपर 700 साल राज किया है और उसका भड़ास कांग्रेस इन लोगों पे निकालने वाली है। लेकिन 1939 में वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया और इंडिया को इसमें कूदना पड़ा और ये एक मौका था। इसीलिए गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया, जिसका काफी ज्यादा रिजल्ट आया। इसके पैरेलल सुभाष चंद्र बोस ने भी जापान से आजाद हिंद फौज लेकर आए और इस समय तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया में राज नहीं कर सकेंगे। इसी के पैरेलल मोहम्मद अली जिन्ना भी अपना एक सेपरेट कंट्री डिमांड कर रहे थे, जिसका नाम था पाकिस्तान, और उन्होंने ये खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अगर उन्हें सेपरेट कंट्री नहीं मिलेगी तो वो डायरेक्ट एक्शन डे करने वाले हैं। और 1946 में एक दिन ऐसा आता है जिसमें बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस होता है, जहां पे लाखों लोगों की जानें जाती है। फाइनली 1947 में माउंटबेटन के साथ एक बैठक होती है, उसमें 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिलती है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है और इसके बाद इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन चालू होता है और उसके लिए एक विजनरी लीडर को चुना गया, जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. और ऑफिशियली इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया गया और यहाँ से ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस होंगे, जहाँ पे आम जनता अपने सरकार को चुन सकती है वोट के माध्यम से। और 1951 पहला वो साल था जहाँ पे पहला इलेक्शन का वोट मिला और इस तरीके से इंडिया के अंदर पहला इलेक्शन हुआ। और उस समय जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।